हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को मैकियावेली का संप्रभुता संबंधी विचार, कानून संबंधी विचार तथा शासन की कला संबंधी विचार या राजा को उपदेश संबंधी विचार तथा गणतंत्र के विषय में मैकियावेली ने क्या कहा है, मैकियावेली के गणतंत्र विषयक धारणाओं से मैं अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता क्यों कहा जाता है या आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अवगत कराऊंगा। मैकियावेली के ऊपर यह मेरा अंतिम वीडियो होगा। तो आइए चलते हैं मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में। मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में मैकियावेली, उसको हम निम्नलिखित शीर्षकों में पढ़ेंगे। उसको हम इन शीर्षकों में पढ़ेंगे। पहला शीर्षक है राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण, दूसरा है राष्ट्र राज्य की धारणा का पोषक, तीसरा है यथार्थवादी राजनीति की अवधारणा, चौथा है संप्रभुता का पूर्व सूचक, पांचवा है प्रथम राजनीति वैज्ञानिक, छठा है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रभाव, सातवां है राज्य के आधुनिक स्वरूप का वर्णन, संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक, और नौवां है अवसरवादी राजनीति का प्रवर्तक, दसवां है ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग। इन विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि मैकियावेली को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि मैकियावेली आधुनिक युग का जनक माना जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि वह मध्य युग और आधुनिक युग को परस्पर जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में है। मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक कड़ी के रूप में है, जिसने कि मध्य युग से आधुनिक युग में पदार्पण किया और मध्य युग को आधुनिक युग से जोड़ दिया। जैसा कि डनिंग महोदय कहते हैं, डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली मध्य युग और आधुनिक युग में संबंध विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक है। वहीं प्रोफेसर जोन्स कहते हैं, प्रोफेसर जोन्स ने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के पिता की संज्ञा दी है। मैकियावेली को प्रोफेसर जोन्स ने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का पिता कहा है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन या विचारधारा का शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। उसने मध्य युग की मान्यताओं की उपेक्षा करने के साथ साथ और परंपराओं को उपेक्षा करने के साथ साथ राजनीति को नवीन व्यवहारिक रूप प्रदान किया। डनिंग के अनुसार डनिंग महोदय कहते हैं कि यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे कि यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। यानी कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है और मध्य युग को समाप्त करता है। उसे आधुनिक युग का पिता कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से ही प्रारंभ होता है। मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का चिंतन मैकियावेली से ही प्रारंभ होता है और जैसे ही मैकियावेली से प्रारंभ होता है वैसे ही मध्य युग का अंत हो जाता है। कुछ विचारक बोधा को आधुनिक युग का पिता मानते हैं, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता मानते हैं, क्योंकि बोधा ने संप्रभुता की अवधारणा को जन्म दिया, संप्रभुता की अवधारणा का स्पष्ट व्याख्या की, संप्रभुता की धारणा की स्पष्ट व्याख्या की और उसने राष्ट्रीय राज्यों की मूल विशेषता संप्रभुता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। परंतु मैकियावेली ने जिस तरह से व्यवहारिक राजनीति का बिगुल बजाया था, उस तरह से बोधा ने अपनी चिंतन की शुरुआत नहीं किया था। बोधा मध्ययुगीन प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया था। मैकियावेली ने मध्य युग से पूर्णतः नाता तोड़कर वह आधुनिक युग की शुरुआत की थी, लेकिन बोधा ऐसा नहीं कर पाया था। मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोपवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवी कानून, लोक परलोक की धारणा, नैतिकता, ईश्वरीय भक्ति आदि को खंडित करके वह नवीन विचारधारा प्रदान किया था। आधुनिक युग की सभी मान्यताएं मैकियावेली के ग्रंथों में विद्यमान हैं। वही ऐसा प्रथम विचारक है जिसे कि हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कह सकते हैं।
और मैकियावेली ही पहला लेखक है जिसने कि धर्म और राजनीति का पृथक्करण किया। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति का पृथक्करण करके धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया। उसने राज की श्रेष्ठता, शक्ति की राजनीति, वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देकर राजनीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जैसा कि सेबाइन महोदय कहते हैं, जैसा कि सेबाइन महोदय कहते हैं कि मैकियावेली ने राज को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज के साथ जुड़ा हुआ है। मैकियावेली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी रचनाओं में किए गए कार्यों के आधार पर निसंकोच कहा जा सकता है कि वह आधुनिक युग का पिता था। तो आइए देखते हैं इन विभिन्न शीर्षकों को जिससे हम मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कहते हैं। पहला है, मैकियावेली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया। राजनीति से धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया। इस पर वीडियो में बना चुका हूं। जैसा कि मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग करके एक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को जन्म दिया। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को जन्म दिया। यानी कि वह कहता है, मैकियावेली कहता है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल पृथक होना चाहिए। व्यक्ति की नैतिकता अलग होती है, राज की नैतिकता अलग होती है। मैकियावेली के अनुसार राज के लिए निरंकुशता, हिंसा, निर्दयता, सामूहिक हत्याएं, आक्रमण आदि आवश्यक हो सकते हैं। यानी कि ये सब राज्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं हो सकते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक राजनीति में जिन अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है वे सभी मैकियावेली के शब्दकोश में पहले से ही थे। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो जिस प्रकार की राजनीति की जाती है, मैकियावेली ने 15वीं शताब्दी में ही दे दिया था। 15वीं 16वीं शताब्दी में ही मैकियावेली ने अपनी पुस्तकों में लिख दिया था। मैकियावेली ने शासन की कला संबंधी महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। जो शासन की कला संबंधी विचार है वह भी व्यवहारिक है। जो उसने जो राजकुमारों को उपदेश दिए हैं वह भी बहुत व्यवहारिक है। हम देखते हैं कि वर्तमान की राजनीति इसी तरह से होती है और आज भी यह माना जा सकता है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई सरोकार नहीं होता है। राजनीति में हमें धर्म और नैतिकता का परित्याग करना चाहिए। धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, यह सार्वजनिक जीवन से संबंधित नहीं है, राजनीति से संबंधित नहीं है। राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, और राज्य की सुरक्षा में अगर धर्म और नैतिकता का परित्याग करना हो तो धर्म और नैतिकता का परित्याग कर देना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली कहता है कि एक शासक को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। उसने प्रिंस में कहा है, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कहा है, मैकियावेली ने प्रिंस में कहा है कि यदि राज्य का निर्माण करने के लिए पूरे गणराज्य के नागरिकों की हत्या करनी पड़े, लोगों से विश्वासघात करना पड़े और उनकी हत्या छल प्रपंच के द्वारा करनी पड़े तो अपने वादा को तोड़ना पड़े तो ऐसा करना सफल राजा की पहचान होगी। तो इस प्रकार राजनीति को धर्म व नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम विचारक मैकियावेली ही है और वह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहलाने का पूरा अधिकारी है। मैकियावेली अधिकारी है इस बात का कि उसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाए। राष्ट्र राज्य की धारणा का पोषक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राष्ट्र राज्य की धारणा का पोषक। मैकियावेली ऐसा प्रथम राजनीति विज्ञानी था जिसने कि राष्ट्रीय राज्य की धारणा का पोषण किया या राष्ट्रीय राज्य की धारणा का विश्लेषण किया, उसने चिंतन किया। वर्तमान में जो भी युग है, वर्तमान का युग राष्ट्रीय राज्य का ही है, राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का ही है। मैकियावेली इटली की दुर्दशा से अवगत था और इटली की दुर्दशा को दूर करने का एकमात्र उपाय राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा ही थी, एकीकृत राज्य की अवधारणा ही थी, एकात्मक राज्य की अवधारणा ही थी और इटली का एकीकरण करके एक राष्ट्रीय संप्रभु सरकार की स्थापना करना ही इटली की दुर्दशा का निराकरण हो सकता था।
मैकियावेली ने देखा कि जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, उनमें राष्ट्रीय सरकारें थीं, एकात्मक सरकारें थीं, उसमें आपस में फूट नहीं थी। लेकिन इटली 5 राज्यों में विभाजित हुआ था। इटली जो था वह 5 राज्यों में विभाजित था। तो मैकियावेली 5 राज्यों का सुदृढ़ीकरण करना चाहता था, 5 राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहता था। और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए उसने शासक को अनैतिक कार्यों को करने की खुली छूट दे दी थी। और उसने सभी अधार्मिक कार्यों के लिए राज्य का पोषण किया था। राज्य का पोषण सभी अधार्मिक कार्य करने के लिए किया था। क्यों किया था? क्योंकि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जा सके। मैकियावेली ने प्रादेशिकता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया था। उसने इटली के एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। मैकियावेली ये चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, और इसीलिए उसने अपने विचार प्रतिपादित किए थे। यथार्थवादी राजनीति की अवधारणा। मैकियावेली जो होता है वह यथार्थवादी राजनीति करता है, वह आदर्शवादी राजनीति नहीं करता है। जैसा कि प्लेटो है, अरस्तु है, विभिन्न विचारक जो हैं वह कहते हैं कि राज को ऐसा होना चाहिए, शासक को ऐसा होना चाहिए, और होना चाहिए में वो विश्वास नहीं करता है, बल्कि क्या है और जो है उस परिस्थितियों के अनुसार एक शासक को निर्णय लेना चाहिए और कठोर निर्णय लेना चाहिए। मैकियावेली ने अपने राजनीति में जिसका समर्थन किया है, जिस राजनीति का समर्थन किया है, वह यथार्थवादी है। जैसा कि मैक्सी कहते हैं, मैक्सी का कहना है कि मैकियावेली ने आचार और राजनीति को पृथक करके, मैक्सी कहते हैं कि मैकियावेली ने आचार और राजनीति, आचार का मतलब नीति और राजनीति को पृथक करके सरकार की सफलता की आवश्यकता के अनुसार आचरण करने का सुझाव दिया है। यही उसकी धृष्टता थी कि मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया था। लेकिन यह राजनीति की बहुमूल्य सेवा थी। मैकियावेली की यह राजनीति की बहुमूल्य सेवा थी। उसने व्यक्ति के स्वभाव को दुष्ट बताकर उसे शक्ति के प्रयोग द्वारा सीधे करने की बात कही है। मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति का स्वभाव चूंकि दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसलिए उसको शक्ति के द्वारा ही दबाया जा सकता है और शासक कोई भी ढंग रचे, लेकिन यथार्थवादी शक्ति की राजनीति पर ही आधारित होनी चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राज्य का आधार शक्ति है, और शायद मैकियावेली प्रथम विचारक होता है जिसने शक्ति को राज्य का आधार बताकर यथार्थवादी होने का परिचय दिया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि वर्तमान की राजनीति में शक्ति ही राजनीति है। राजनीति क्या है? शक्ति ही राजनीति है, यानी कि शक्ति को प्राप्त करना ही राजनीति है। ऐसा बताकर मैकियावेली ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को प्रासंगिक बना दिया। संप्रभुता का पूर्व सूचक। जैसा कि मैकियावेली ने संप्रभुता का कोई स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, संप्रभुता का कोई विशेष परिभाषा उसने नहीं दी है, लेकिन जो उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की है, जो सर्वोच्च शक्ति की स्थापना की है, उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा इसी सर्वोच्च शक्ति में निहित है। सर्वोच्च शक्ति में नीत है। वह कहता है कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है, वह सर्वोच्च शक्ति, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वही संप्रभु होती है, वह आंतरिक और बाह्य कार्यों से मुक्त होती है। उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। मैकियावेली राज्य को सर्वोपरि संस्था मानता है। मैकियावेली राज्य को, वह कहता है कि राज्य जो है सर्वोच्च है, राज्य सर्वोच्च है। मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है और जिसके आदेशों और निर्णयों का पालन सभी को करना होता है। जो राज्य के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, समस्त राज्य के निवासियों को, राज्य के नागरिकों को उसके राज्य के निर्णयों का पालन, उसके आज्ञाओं का पालन करना होता है। और मैकियावेली राज्य को एक संगठित शक्ति मानता है जो हर स्थिति में सर्वोच्च है। राज्य जो है वह सर्वोच्च शक्ति है। राज्य ही क्या है? वह सर्वोच्च शक्ति है। तो मैकियावेली ने संप्रभुता की बहुत अधिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन आगे चलकर बोदा और हाफ जैसे विचारकों ने संप्रभुता की धारणा को स्पष्ट किया है। लेकिन मैकियावेली ऐसा प्रथम चिंतक था जिसने कि संप्रभुता
संप्रभुता की सूचना दी, कि लोगों को संप्रभुता की सूचना दी कि राज्य में संप्रभुता जैसी शक्ति भी होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है, राज्य में सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे हम संप्रभुता कह सकते हैं। मैकियावेली प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है। अरस्तु के बाद व्यवहारिक राजनीति या यथार्थवादी राजनीति अध्ययन करने का श्रेय जो है आधुनिक युग में मैकियावेली को ही जाता है। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक विचारक है, क्योंकि मैकियावेली ने राजा के लिए, राजा को जिन गुणों, जिन सलाहों का परामर्श दिया है उसको इतिहास के आधार पर सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। उसने राजनीति को व्यवहारिक पक्ष पर उसने राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। वह राज के लिए कल्पित साध्यों में विश्वास नहीं करता है, यानी कि राज को ऐसा होना चाहिए या कल्पना के आधार पर राज के निर्माण की बात नहीं करता है, जैसा कि प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने आदर्श राज की स्थापना की थी और इसके लिए उसने प्रयास भी किए थे, लेकिन प्लेटो को सफलता नहीं मिल पाई थी। तो मैकियावेली यथार्थवादी राजनीति की शुरुआत करता है और उसने राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक तर्क वितर्कों के आधार पर शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया और वैज्ञानिक या यथार्थवाद के आधार पर आज भी राजनीति किया जाता है। तो मैकियावेली ऐसा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होता है जिसने कि राजनीतिक चिंतन में वैज्ञानिक आधारों पर चिंतन शुरू करने का प्रयत्न किया। मध्ययुगीन विचारधारा का छठा पॉइंट है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रभाव। मैकियावेली ने अपनी रचनाओं में दैवी कानूनों को अस्वीकार किया है, पोपशाही को अस्वीकार किया है और मानवीय कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। वह मानवीय कानून के अस्तित्व को स्वीकार किया है, किसी दैवी कानून को स्वीकार नहीं करता है। वह निरंकुश पोप तंत्र की कटु आलोचना करता है और उसने राज्य को प्रभुता संपन्न तथा चर्च को उसका अनुगामी बताया है। मैकियावेली राज्य को प्रभुता संपन्न बताया है और चर्च को उसका अनुगामी बताया है। जैसा कि मैकियावेली के पहले के जितने विचारक होते हैं वह पोप को सर्वोच्च मानते हैं, चर्च को सर्वोच्च मानते हैं, राज्य को उसका अनुगामी मानते हैं, लेकिन मैकियावेली कहता है कि नहीं, चर्च सर्वोच्च नहीं है, राज्य सर्वोच्च है और चर्च इसका अनुगामी है। राज्य के निर्देशों का पालन चर्च को करना चाहिए। तो इस तरह से उसने चर्च को राज्य से संबद्ध कर दिया। इस तरह से उसने चर्च को राज्य से संबद्ध कर दिया। उसने मध्ययुगीन में व्याप्त सामंतवाद का खंडन किया। सामंतवाद का खंडन करते हुए उसने राज्य में सामंतों को कोई स्थान नहीं दिया, यानी कि सामंतों को राज्य में कोई स्थान नहीं दिया। वह कहता है कि सभी सामंतों की शक्तियां एक केंद्रीय राजा के अधीन होनी चाहिए। और इस तरह से उसने विभिन्न जो परंपराएं होती हैं, विभिन्न धर्म और नैतिकता होती हैं, सबका खंडन करते हुए, यानी कि मध्ययुगीन परंपराओं का खंडन करते हुए नई शुरुआत की। और इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। मैकियावेली राज्य के आधुनिक स्वरूप का वर्णन करता है, राज्य की आधुनिक स्वरूप का वर्णन करता है, क्योंकि मैकियावेली राज्य के आधुनिक स्वरूप का वर्णन करता है क्योंकि मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य की जो रूपरेखा आधुनिक राज्यों से मिलती है। राज्य की जो रूपरेखा उसने प्रस्तुत की है वह आधुनिक राज्यों से मिलती जुलती प्रतीत होती है। उसने इटली के संबंध में जो चित्र राज्यों के जो चित्र प्रस्तुत किए थे, इटली के संबंध में राज्यों के संबंध में जो चित्र प्रस्तुत किए थे वह आधुनिक राज्यों के समान है, आधुनिक राज्यों से मिलती जुलती है। आधुनिक राज्य जो हैं, हम देखते हैं कि आधुनिक राज्य प्रभुता संपन्न हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, अस्तित्वमान हैं और राष्ट्रीय राज्य हैं। ये सब आधुनिक राज्यों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि प्रभुता संपन्न हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, अस्तित्वमान हैं और राष्ट्रीय राज्य हैं। तो मैकियावेली ने शक्ति संवर्धन राज्य तथा प्रभुत्व विस्तार को राजा के लिए आवश्यक माना है। तो मैकियावेली शक्ति संपन्न राज्य और प्रभुत्व के विस्तार को राजा के लिए आवश्यक माना है। जैसा कि गैटिल महोदय कहते हैं, गैटिल महोदय का कहना है कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न, एक धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र अस्तित्वमान राज्य की कल्पना की थी। वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए, तथा राज्य को
अपने संरक्षण और हितों के लिए हितों को ध्यान में रखना चाहिए तथा राज्य को अपने संरक्षण और हितों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया, आधुनिक राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया। और मैकियावेली ने राज्य के लिए स्टेटा शब्द का प्रयोग करता है, यानी कि राज्य शब्द का भी प्रयोग मैकियावेली के द्वारा किया गया था। संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक मैकियावेली हालांकि इटली का एकीकरण करना चाहता था, और इटली 5 राज्यों में विभाजित होता है, 5 राज्यों में विभाजित होता है इटली। तो मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ का स्वप्न देखा था। कॉमनवेल्थ की स्थापना करना चाहता था, जिसमें कि सभी राज्य मिलकर एक केंद्रीय शक्ति के अधीन हो, या केंद्रीय शक्ति के अधीन हो जाएं सभी राज्य मिलकर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जिस तरह से विभिन्न राज्य केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं, यानी कि कुछ शक्तियां जो होती हैं केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं और अपनी राष्ट्रीय शक्तियों का स्थानांतरण या संघ की शक्तियों का हस्तांतरण वह केंद्रीय सरकार में कर देती हैं और राज्यों के पास भी शक्तियां रहती हैं। इसी तरह से मैकियावेली भी कॉमनवेल्थ की स्थापना करना चाहता था, जिसमें कि जो स्थानीय राजा हों वह एक केंद्रीय राजा के अधीन हों, और राष्ट्र के एकीकरण में सहयोग दें, राष्ट्र को अखंड बनाएं, राष्ट्र को संप्रभु बनाएं। तो इस तरह से मैकियावेली संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक कहा जा सकता है। मैकियावेली इटली का एकीकरण करके एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसने डिस्कोर्सेज में जिस कॉमनवेल्थ का जिक्र किया है, कॉमनवेल्थ का जिक्र किसमें किया है? डिस्कोर्सेज में। और डिस्कोर्सेज में जिस कॉमनवेल्थ का जिक्र किया है वह संघ ही है, वह संघ राज्य ही है, यानी कि वह संघ राज्य का भी जिक्र अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में करता है। मैकियावेली अवसरवादी राजनीति का प्रवर्तक कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। मैकियावेली कहता है कि एक राजा को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। और मैकियावेली ने शुरू से अंत तक प्रिंस में शासन कला पर लिखते हुए अवसरवादी राजनीति का ही प्रवर्तन करता रहा है। प्रिंस में उसने जो भी लिखा है शुरू से अंत तक वह सब अवसरवादी राजनीति के बारे में ही लिखा है। वह मैकियावेली कहता है कि एक शासक को शेर की तरह से शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो प्रभाव या प्रभावशाली का ही अध्ययन है, उचित या अनुचित कार्यों का अध्ययन नहीं है। मतलब कि किसका प्रभाव है, कौन प्रभावशाली है, राजनीति इसी का अध्ययन करता है। राजनीति का अध्ययन विषय यही है, प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है। मैकियावेली कहता है कि अवसर पड़ने पर राजनीतिक व्यक्ति अनैतिक कार्यों को भी करने से नहीं चूकते हैं। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक नेता हैं वो कितने अवसरवादी हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, उनको मंत्री पद मिलेगा तो वह अपनी पार्टी छोड़ देंगे, सत्ता छोड़ देंगे और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए वह कुछ भी करते रहते हैं। तो इसलिए मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक कहना, इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक कहना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में, वह ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। चूँकि उसको विदेशों में कई बार राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया था, विभिन्न देशों से कूटनीतिक संबंधों को भी वह स्थापित करने का प्रयास किया और वह फ्लोरेंस के राजनीतिक पद पर भी कार्य करता रहा। तो इस तरह से मैकियावेली को विदेशों में भेजा जाता है। तो विदेशों में जाकर यूरोप की विभिन्न कंट्रियों में वह भ्रमण करता है। राजनीतिक कार्यों के लिए वह विदेशों में भेजा जाता है। तो विदेशों में जाकर वह अनेक बड़े बड़े शासकों से मिलता है, तो उनके कार्यशैलियों को देखता है, उनके नीतियों को देखता है। तो इस तरह तो वह उस आधार पर, यानी कि ऐतिहासिक आधार पर वह प्रिंस की रचना करता है। मैकियावेली मध्यकाल में जितने भी पद्धतियाँ होती हैं, जो धार्मिक पद्धतियाँ होती हैं, अंधविश्वासों से भरी होती हैं, परंपरागत पद्धतियाँ होती हैं, उसको कोई स्थान नहीं देता है, वास्तविक रूप से उसको कोई स्थान नहीं देता है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम
मैकियावेली ने सर्वप्रथम अनुभविक ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया था। उसने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टांतों का सहारा न लेकर इतिहास, तर्क, पर्यवेक्षण का सहारा लेता है और वह चतुरतापूर्वक, सहज बुद्धिपूर्वक अपने धारणाओं का विश्लेषण करता है। यद्यपि मैकियावेली का चिंतन कुछ दोषपूर्ण है, फिर भी उसने एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया जो आगे चलकर आधुनिक चिंतन में उपयोगी सिद्ध हुई, जो आगे चलकर आधुनिक राजनीति विज्ञान में उपयोगी सिद्ध हुई या आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उपयोगी साबित होती है। इस तरह से इन विभिन्न विश्लेषण के आधार पर, विभिन्न शीर्षकों के आधार पर यह कहा जाता है कि मैकियावेली द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मैकियावेली आधुनिक राजनीति का पिता है। तो इस तरह से हम मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता कहते हैं, आधुनिक राजनीति का पिता कहते हैं। उसे मध्य युग का अंतिम विचारक भी कहा जाता है तथा आधुनिक युग का प्रथम विचारक कहा जाता है। मैकियावेली को मध्य युग का अंतिम विचारक कहते हैं, आधुनिक युग का प्रथम विचारक कह सकते हैं। मैकियावेली ने राजनीति को एक नवीन यथार्थवादी रूप प्रदान किया। यद्यपि बोधा पहला विचारक होता है जिसने राष्ट्रीय राज्यों के लिए संप्रभुता का विश्लेषण किया, परिभाषीकरण किया या परिभाषित किया, संप्रभुता को परिभाषित किया। परंतु फिर भी मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रवर्तक माने जाने का यही कारण है कि उसने व्यवहारिक राजनीति पर जो विचार प्रकट किए हैं उनका पालन आज लगभग सभी देशों में होता है, सभी राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता है। मैकियावेली ही वह प्रथम विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार प्रस्तुत किया। जैसा कि गार्नर महोदय का कहना है कि वास्तविक रूप में आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का विचार भी मैकियावेली ने ही दिया है। गार्नर कहते हैं कि वास्तविक रूप से आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का विचार मैकियावेली ने ही दिया है। उसने इटली के रूप में जो चित्र प्रस्तुत किए हैं या इटली के लिए जो स्वप्न देखे थे वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के समान हैं। आधुनिक राज्य भी मैकियावेली के राज्य की तरह से ही प्रभुता संपन्न हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, स्वतंत्र अस्तित्वमान हैं तथा राष्ट्रीय राज्य हैं। तो इन विभिन्न कारणों से मैकियावेली को आधुनिक राज दर्शन का जनक होने का गौरव प्रदान करना ही चाहिए और मैकियावेली आधुनिक राज दर्शन का पिता भी है। इस वीडियो में मैंने आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में मैकियावेली का स्थान से अवगत कराया या मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। यह मैकियावेली को मैंने आज समाप्त किया। मैकियावेली से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैकियावेली के समय इटली की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है मैकियावेली से कि मैकियावेली के समय इटली की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। मैकियावेली ने मानव स्वभाव का वर्णन क्या किया है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है मैकियावेली ने मानव स्वभाव का वर्णन क्या किया है। या इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैकियावेली पुनर्जागरण काल का शिशु था या मैकियावेली अपने युग का शिशु था। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। मैकियावेली के द्वारा शासन कला पर दिए गए विचारों का विश्लेषण कीजिए या राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली के योगदान की विवेचना कीजिए। या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता के रूप में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता कैसे है, इसका विश्लेषण कीजिए। मैंने मैकियावेली के सभी धारणाओं और सभी विचारों पर वीडियो बना दिया है। आप लोग उस वीडियो को देखते रहिए और उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।